स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम करेंगे प्रीलिम फैक्ट्स को कवर जो कल और आज के हमारे रह गए थे, और बिना टाइम को वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं प्रीलिम फैक्ट्स को कवर करना। जो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है परसों की, वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, और इस रिपोर्ट का जो है इंपॉर्टेंट महत्व है क्योंकि ये इनोवेशन से रिलेटेड है और इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं अक्सर यूपीएससी एग्जामिनेशन में पूछी भी गई हैं। तो शुरू करते हैं। जो पूरी डिटेल है रिपोर्ट की वो ये है कि स्विट्ज़रलैंड जो है रैंक 1 पे है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, और पूरे वर्ल्ड के अंदर उसने फिर से एक बार ये दिखाया है कि वो सबसे ज़्यादा इनोवेटिव है, और 12th कॉन्सिक्यूटिव ईयर है ये जब स्विट्ज़रलैंड जो है रैंक 1 को सिक्योर कर पाया है। इसके अलावा जो सेकंड पोजीशन है वो यूएस की है, और थर्ड पोजीशन है स्वीडन, तो उसके बाद फोर्थ यूके और फिफ्थ है नेदरलैंड्स। अपार्ट फ्रॉम दिस जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा ये है कि इंडिया की क्या पोजीशन है। इंडिया की अभी जो पोजीशन है वो है 40th पोजीशन है इसके अंदर, और इससे पहले जो है 2021 में 46 रैंक थी इंडिया की, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इंडिया जो है टॉप 40 के अंदर आया है। तो ये दिखाता है कि इंडिया ने भी जो है पुराने समय के मुकाबले अब जो है कुछ इनोवेशन में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। इसके अलावा इंडेक्स ये भी दिखा रहा है कि सबसे एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं जिसमें इंडिया और टर्की, इन्होंने दिखाया है अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। उसका आप सीधा साधा एग्जांपल ये देख लीजिए कि टर्की जो है उसकी भी रैंक 37 आई है इसमें। तो ये है आपका रैंकिंग का सिस्टम। इसके अलावा दूसरी बात जो बताने की है वो ये है कि इंडेक्स में ये भी बताया गया है कि इंडिया जो है इनोवेशन लीडर है लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स का। ये देखिए इंडिया जो है लीडर कहला रहा है मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज़ का, क्योंकि इंडिया जो है लीड कर रहा है वर्ल्ड को आईसीटी सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट्स में, मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज और एक्सपोर्ट्स में। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं उसमें भी जो है अच्छा वो परफॉर्म किया है, क्योंकि ओवरऑल जो है इसमें 80 इंडिकेटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे रैंक जो है डिसाइड होती है, और इंडिया ने बहुत अच्छा किया है, चाहे वो वेंचर कैपिटल रिसिप्ट वैल्यू हो, फाइनेंस फॉर स्टार्टअप्स हो, ग्रेजुएट्स इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, डोमेस्टिक इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन, ये सब इन सब फ्रंट्स में जो है अच्छा परफॉर्म किया है इंडिया ने। वहीं इसके अलावा जो और अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कौन इसे रिलीज़ करता है। जी हाँ, इसे रिलीज़ करता है विपो। विपो मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की, और ये हर साल जो है इसी चीज़ को रिलीज़ करता है ताकि देख सके कि ग्लोबल इनोवेशन में क्या क्या ट्रेंड हो रहे हैं। ओवरऑल लगभग 132 इकोनॉमीज़ हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और ये इंडेक्स दिखाता है कि क्या हैं आपकी इनोवेशन स्ट्रेंथ्स और क्या हैं वीकनेस। लगभग मैं बता चुका हूँ कि 80 इंडिकेटर्स होते हैं जिनके पैरामीटर पे जो है इनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनको सबसे ज़्यादा वेटेज दी गई है वो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज क्रिएशन, ह्यूमन एंड कैपिटल रिसर्च, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा आपसे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो है कि इंडिया की रैंक आपको पता होनी चाहिए कि पीछे से लेके अब तक क्या इंप्रूवमेंट हुई है इसमें, और कौन इसे रिलीज़ करता है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन है जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार रिकॉग्नाइज़ किया है इंडिया को कि वो लीडर है मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज़ की। क्यों? क्योंकि आप लीड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट्स में। तो ये हैं इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाकी आपका नॉलेज इन्हांसमेंट के लिए भी याद रखने ठीक हैं। अगला जो इशू है वो है यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है चाइल्ड मैरिजेस को लेके। यूनिसेफ की रिपोर्ट है, ये भी एक यूएन की रिपोर्ट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसे भी डिस्कस किया जाए। तो शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि यूनिसेफ मतलब क्या है, ये बताने की तो आपको ज़रूरत नहीं होगी। वहीं इसके अलावा जो चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड मैरिज पूरी दुनिया में एक ही चीज़ है, उसके अंदर जो डेफिनेशन है वो है कि एक फॉर्मल मैरिज या फिर एक इनफॉर्मल यूनियन उस बच्चे का जिसकी अभी 18 ईयर्स ऑफ एज नहीं हुई है, उसकी शादी कर दी जाती है, तो वही आपका चाइल्ड मैरिज कहलाता है। तो जो रिपोर्ट है चाइल्ड मैरिज की, उसके अंदर जो फाइंडिंग्स आई हैं वो ये बताती हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है चाइल्ड मैरिज को रिड्यूस करने में, और जहाँ जहाँ सेकेंडरी एजुकेशन जो है गर्ल्स ने पाई हैं, ये देखने को मिला है कि चाइल्ड मैरिज के केसेस 66% तक जो है आपके कम हुए हैं। 3 में से 2 लड़कियाँ जो हैं उनको रोक पाया है वहाँ का प्रशासन, अगर गर्ल्स ने जो है सेकेंडरी स्कूल में एजुकेशन कर रखी है तो, और ये नंबर जो है फर्दर फॉल हो सकता है अप टू 80%, ऐसा माना जा रहा है अगर सभी गर्ल्स को जो है सेकेंडरी एजुकेशन जो है अवेलेबल करा दी जाए तो।
वहीं आगे चलकर जो रीजन वाइज असेसमेंट की गई है उसके अंदर बताया गया है कि साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेशन देखने को मिली है और ये नंबर जो है पहले के मुकाबले अब जो है 30% तक कम हो गया है। वहीं जो टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं जो आपका चाइल्डहुड में मैरी कर दी जाती हैं साउथ एशिया में, उसका नंबर जो है कम से कम निकल के आया है, वो है 12 मिलियन नंबर। तो 12 मिलियन जो है गर्ल्स हैं उनकी पर ईयर जो है चाइल्ड मैरिज में ही, चाइल्ड लेवल पे ही जो है मैरिज हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे हाई इंसिडेंसेस देखे गए हैं चाइल्ड मैरिज के। वो कहाँ हैं? वो हैं वेस्ट में और सेंट्रल अफ्रीका में। वेस्ट मतलब यहाँ वेस्टर्न अफ्रीका है, ये वेस्ट यूरोप वाला वेस्ट नहीं है। वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में जो है सबसे ज़्यादा इंसिडेंसेस देखे गए हैं चाइल्ड मैरिज के, जहाँ ये माना जा रहा है कि 10 में से 4 लड़कियों को जो है 18 साल की उम्र से पहले ही जो है मैरिज कर दिया जाता है। और जो लोएस्ट लेवल है चाइल्ड मैरिज का वो देखा गया है ईस्टर्न और साउथर्न अफ्रीका में, जहां ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका जहां 32% है, साउथ एशिया में 28% है और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में जो है 21% है। तो सबसे ज़्यादा जो हालत ख़राब है वो ईस्टर्न पार्ट एंड सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका की है, जहाँ पे चाइल्ड मैरिजेज सबसे ज़्यादा हैं। वहीं आगे चलकर ये बताया जा रहा है कि ये इथोपिया, आप जानते हैं कि एक कंट्री है अफ्रीका के अंदर जो कि ज़्यादातर जो है ड्रॉट से अफेक्टेड रहती है, और ड्रॉट से अफेक्ट रहने की वजह से जो है वहाँ चाइल्ड मैरिजेज जो हैं पिछले कुछ समय से 2 गुनी बढ़ चुकी हैं। क्योंकि देखिए जब ड्रॉट हो जाती है तो ये बेसिकली ये बात है कि जब वहाँ पे सूखा पड़ जाता है तो खाने पीने के लिए जो है कुछ चीज़ नहीं रहती, तो जो लोग वहाँ पे होते हैं वो अपनी जवान बेटियों को जो है सेल आउट कर देते हैं, दूसरी जगह पे शादी कर देते हैं उम्र दराज आदमियों से या कुछ बूढ़े लोगों से जो वहाँ पैसे वाले लोग होते हैं, ताकि उस ड्रॉट के खर्चे से जो है हम बच सकें। तो इसी वजह से जो है इथोपिया के अंदर ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ड्रॉप आउट रेट्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं स्कूल के अंदर, स्पेशली इथोपिया, केनिया एंड सोमालिया। देखिए जहाँ भी ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ते हैं तो ड्रॉप आउट रेट्स की एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ड्रॉप आउट रेट्स होने के बाद इमीडिएटली जो है लड़कियों की शादियाँ भी बहुत जल्दी होती हैं, और जो सोसाइटी या जो देश के अंदर लड़कियां लंबे समय तक तो है एजुकेशन में इन्वॉल्व रहती हैं तो उनकी मैरिजेस जो है कम होती है। तो प्रॉपर एक कंक्लूजन जो है वो ये निकाला जा सकता है इससे कि जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी उतनी ही जो है कम होंगी चाइल्ड मैरिजेस, और उतना ही अच्छा होगा फर्दर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। तो ये है इसका जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ फैक्ट्स हैं वो ये हैं, और एक यूनिसेफ की रिपोर्ट है तो इम्पॉर्टेंट है, और ये आप कोट भी कर सकते हैं अपने कोई मेंस एग्जामिनेशन के किसी मेंस के क्वेश्चन या फिर ऐसे में। वहीं थोड़ा बहुत अपनी तरफ से मैं ऐड कर देता हूँ कि आप जानते हैं कि ये एक ह्यूमन राइट वायलेशन है, और ये ह्यूमन राइट वायलेशन ऐसा वायलेशन है जो गर्ल्स को रोक रहा है अपने फुल पोटेंशियल को अचीव करने से, और उनको डिप्राइव भी कर रहा है एजुकेशन से, हेल्थ से, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज से और एम्पावरमेंट से। वहीं लैक ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जो है इसका बेसिक रीज़न है, और अगर क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन दे दी जाए गर्ल्स को रूरल एरिया से, पुअर एरिया से और कॉन्फ्लिक्ट क्राइसिस एरिया से, तो इसके ऊपर जो है काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं इसीलिए जो है सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाता है, या फिर स्कूल फीस या जो डिस्टेंस है स्कूल का वो थोड़ा पास में होना चाहिए, ताकि जो है गर्ल्स जो है बेटर मूव कर सकें स्कूल में और उनकी जो है प्रेजेंस या एनरोलमेंट रेशो बढ़ सके। वहीं हमारा गोल भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें ये है हमारी कोशिश के एलिमिनेट कर सके हम चाइल्ड मैरिज को, और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5, जिसमें कोशिश ये की जा रही है कि हम जो है चाइल्ड मैरिजेस को जो है एलिमिनेट कर सकें। वहीं बहुत सारी इंटरनेशनल कन्वेंशंस और एग्रीमेंट्स भी हो चुके हैं, और यूनिसेफ हो या फिर आपका यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड हो, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड, ये सब जो है काम कर ही रहे हैं ताकि टैकल कर सकें चाइल्ड मैरिज को हाई बर्डन कंट्रीज़ में, जैसे कि पुअर कंट्रीज़ हो गई, बांग्लादेश हो गई, बुर्किना फासो, इथोपिया, मोजाम्बिक, नेपाल, इंडिया भी कहीं पीछे नहीं है इनमें, युगांडा। तो आप देखेंगे जिन जिन देशों के मैं नाम ले रहा हूँ वो ज़्यादातर वो कंट्रीज़ हैं जो गरीब कंट्रीज़ हैं, और इंडिया भी इसमें आ जाता है क्योंकि ह्यूमन पैरामीटर्स में जो है इंडिया वाकई में गरीब है। चाहे इंडिया इकोनॉमी के नाम पे वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो, लेकिन ह्यूमन इंडिकेटर्स जो हैं, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में इतना अच्छा प्रोग्रेस नहीं किया है हमने। वहीं वर्ल्ड लेवल पे जो टारगेट है वो कोशिश ये है कि चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस को 2030 तक जो है आपका ख़त्म कर दें, लेकिन देखना ये होगा कि क्या हम वो सब एक्शंस या मेजर्स ले पाते हैं या नहीं, जिससे हम ये सब चीज़ें जो हैं एलिमिनेट कर सकते हैं टोटल पूरी तरीके से। तो यही है आपका, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस रेज करें, स्ट्रेंथन करें सर्विसेज को, और वुमेंस को जो है आपका अच्छी अपॉर्चुनिटी दें एजुकेशन के लिए।
इसके अलावा जो दूसरा आर्टिकल है वो है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को लेके स्टॉकहोम कन्वेंशन। आपने सुना होगा ये नाम, और अभी जो कंटेक्स्ट है वो ये है कि 18th मीटिंग हुई है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स रिव्यू कमेटी की, या फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन की। और कहाँ हुई है ये कमेटी की ये मीटिंग? ये हुई है रोम में। क्या है स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉकहोम कन्वेंशन ये एक ट्रीटी है, और ये ट्रीटी जो है किस लिए बनाई गई है? ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। क्या होते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स? देखिए, ये 2004 में बनाई गई थी ये ट्रीटी। और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो एनवायरनमेंट में बहुत समय तक जो हैं रह जाते हैं, और एनवायरनमेंट में रह जाने के बाद वो जोग्राफिकली बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं फैटी टिश्यूज़ में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और फिर बाद में वो बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं, चाहे वो ह्यूमंस हों या वाइल्ड लाइफ। और इस तरह से ये ग्लोबली बहुत सारा डैमेज कर रहे हैं जहाँ जहाँ ये पहुँचते रहते हैं, जहाँ जहाँ ये खाने में या क्रॉप्स में फैल जाते हैं। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन का जो काम है ये इसीलिए बनाई गई है ताकि ये हेल्थ की को प्रोटेक्ट कर सके, ह्यूमन की, और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें ऐसे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स ने। और लगभग 152 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसे रेटिफाई कर दिया है, और 2004 से लेके ये अभी तक जो है फोर्स में है। और फोकस इनका यही है कि एलिमिनेट करें और रिड्यूस करें पीओपी को, क्योंकि ये पीओपी जो हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो बहुत ही हजार्डस हैं और एनवायरनमेंट में बहुत समय तक जो है इंटैक्ट रहते हैं। 2020 तक जो है कम से कम 31 केमिकल्स को जो है ऐसी लिस्ट में इंक्लूड किया गया था जो कि बहुत ही हार्मफुल हैं और जिनको जो है हजार्डस माना गया था पूरी ह्यूमन और एनिमल वाइल्ड लाइफ के लिए। और इस कन्वेंशन के लिए जो पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैकेनिज्म है वो कौन संभालता है? वो एक संस्था है जिसका नाम है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ये देखती है पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैकेनिज्म का काम इस कन्वेंशन का। वहीं एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनीडो। यूनीडो का मतलब है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इम्प्लीमेंट करती है इस कन्वेंशन को। और मैं बता दूं कि इंडिया भी जो है पार्ट है इस कन्वेंशन का, और इंडिया ने प्रॉफिट किया है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, यूज़, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कम से कम 7 केमिकल्स का। आपको सभी केमिकल्स के नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे केमिकल्स हैं और इन केमिकल्स का नाम रखना याद रखना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बहुत टेढ़े मेढ़े से नाम हैं, जैसे क्लोरी डेकॉन या हेक्सा ब्रोमो बाइफिनाइल या हेप्टा ब्रोमो डाइफिनाइल एथर। तो ऐसे कुछ नाम हैं, तो वो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एक आप नाम याद रख सकते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, वो है एंडोसल्फेन। क्या है एंडोसल्फेन? देखिए, एंडोसल्फेन जो है एक इंसेक्टिसाइड है जो कि यूज़ होता था स्पेशली केरला में, टी में, रबड़ में, कॉफ़ी में, टोबैको में। और इसको यूज़ करते थे ताकि जो है इंसेक्टिसाइड से इंसेक्ट्स को मारा जा सके और अच्छी खासी जो है प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जा सके। पर धीरे धीरे जो है ऐसी रिसर्च सामने आने लगी कि एंडोसल्फेन जो है फूड के अंदर एक्यूमुलेशन होने लगा है, फूड चेन के अंदर एंट्री कर रहा है, और उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ को। और कुछ एरियाज़ में जहाँ पे एंडोसल्फेन का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, वहाँ पे आप ये पिक्चर देख सकते हैं, वहाँ पे ऐसे बच्चे पैदा होने लगे जिन्हें बोला जा सकता है कि डिफॉर्मिटीज़ उनके अंदर दिखने लगी, उनके मुंह बड़े और बाकी का शरीर बहुत कमज़ोर और छोटा दिखने लगा। तो इस तरह की बीमारी फैल जाने की वजह से एंडोसल्फेन को केरला ने पूरी तरह से बैन भी किया, जब इंडिया जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन या फिर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के उसमें जो है इन्होंने ज्वाइन किया। वहीं अभी जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ ये है कि इस रिसेंट मीटिंग में 5 मोर केमिकल्स हैं जो इस लिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं। वो 5 मोर केमिकल्स आपको वो भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इस तरह के ही हैं, क्लोरोपाइरिफॉस, और वो सब आपसे कोई नहीं पूछेगा। अगर एग्ज़ाम में कुछ आएगा तो इसमें ये पूछ सकते हैं कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी इसका फाइनेंस मैकेनिज्म है या नहीं, इम्प्लीमेंट कौन करता है, यूनिडो, और अभी जो है क्या एंडोसल्फेन बैन हो गया है या फिर कॉन्टीन्यूसली अभी भी यूज़ में है। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी हजार्डस सब्सटेंसेस हैं, इनको लेके जो भी डेवलपमेंट्स होती रहेगी फ्यूचर में कवर करते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अफ्स्पा का। अफ्स्पा की न्यूज़ ये आई है कि फर्दर जो है एक्सटेंड किया है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की कुछ टेरिटरीज़ में। क्या है अफ्स्पा? आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, अफ्स्पा जो है इसे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कहते हैं, और ये बेसिकली एक ऐसी पावर है जो कि आर्म्ड फोर्सेस यानी कि आर्मी वालों को दी जाती है ताकि वो मेंटेन कर सकें पब्लिक ऑर्डर एक डिस्टर्ब्ड एरिया में।
और आफ्स्पा जो है सबसे पहले आर्म्ड फोर्सेस ऑर्डिनेंस 1942 पास किया था ब्रिटिशर्स ने, ताकि क्विट इंडिया मूवमेंट, ये क्विट इंडिया मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट के अगेंस्ट में किया था, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से जोश से उठ रही थी आसाम और बंगाल में, और आसाम और बंगाल में से रोकने के लिए जो है ये शुरू की गई थी। उसके बाद से जो है जब इंडिपेंडेंट इंडिया आया तो वहाँ पे भी इसका यूज़ होने लगा और अलग अलग तरीके से यूज़ होने लगा। तो अभी जो है अथॉरिटी है आर्म्ड फोर्सेस के पास कि वो 5 या 5 से ज़्यादा लोगों को अगर कोई गैदर होते हैं तो वो आफ्स्पा के तहत जो है उनकी गैदरिंग को रोक सकती है और उन्हें वार्निंग देके कुछ भी डिसीजन ले सकती है उनके खिलाफ़। और अगर उन्हें किसी तरह का शक भी होता है या फिर उन्हें लगता है कि एक बंदा, ये जो व्यक्ति सड़क पर जा रहा है, ये कुछ ना कुछ गलत काम कर रहा है, तो वो इमीडिएटली उसको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट, या फिर उसकी सर्च कर सकते हैं उसके घर को। इसके अलावा सीज़ कर सकते हैं उसका व्हीकल और किसी भी लेवल तक की फ़ोर्स यूज़ कर सकते हैं कि वो उसे अंतिम मारने तक भी कदम उठा सकते हैं। तो अभी जो यूनिफॉर्म वालों के लिए जो नियम है वो ये है कि पहले वो हवा में गोली मारेंगे, फिर उसके बाद दूसरी गोली जो है वो पैर में मारेंगे, और तीसरी गोली अगर उन्हें लगता है कि ज़रूरत है तो ही वो व्यक्ति की छाती पर मारेंगे। लेकिन आफ्स्पा का जो नियम कानून है वो उन्हें पूरी आज़ादी देता है कि पहली गोली वो उनकी खोपड़ी में मार सकते हैं, बिल्कुल उन्हें गिरा सकते हैं, जस्ट इस बात के लिए कि उन्हें शक है कि सामने वाला बंदा जो है हो सकता है कि कुछ गलत काम में इन्वॉल्व है या फिर वो कुछ खतरा पैदा कर सकता है, सिर्फ एक शक के माध्यम पे ही। तो ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से पावर दी गई है इस पूरे के पूरे आफ्स्पा में। और एक डिस्टर्ब्ड एरिया जो होता है वहाँ पे आफ्स्पा लगाई जाती है, और कौन डिक्लेयर करता है एक एरिया डिस्टर्ब्ड है या नहीं, उसे डिक्लेयर करती है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी यूनियन टेरिटरी का। तो स्टेट गवर्नमेंट की इसमें कोई पावर नहीं है। आप जानते हैं कि गवर्नर भी जो है एक एजेंट होता है सेंटर का, और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी भी एक एजेंट होता है, और इनके पास पावर है, ये डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी छोटे से पार्ट को या पूरी की पूरी एक स्टेट को डिस्टर्ब्ड। और डिस्टर्ब्ड एरिया का मतलब है कि पर्टिकुलर एरिया में कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ डिस्प्यूट हैं डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स के बीच, या फिर रेशियल, लैंग्वेज या कास्ट और कम्युनिटीज़ के बीच में। तो इस तरह का कोई भी अगर वो आता है तो वो डिस्टर्ब्ड एरिया इसे घोषित कर सकते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको ये याद रखना है कि किसके पास पावर है इसे डिस्टर्ब्ड घोषित करने की, और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है करंट सिचुएशन में, क्योंकि ये घटती बढ़ती रहती है, कभी कहीं से हटा लेते हैं तो कभी कहीं लगा देते हैं। जैसे अभी जो है कुछ समय पहले त्रिपुरा से हटा दी गई थी, लेकिन अभी उसके स्टेटस में कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे आपका आफ्स्पा फिर से लगा दी गई है। तो ये है इसका। इसके अलावा एक चीज़ ये है कि इसमें जब कोई पर्सनल इन्वॉल्व होता है इस तरह के एक्शन में तो उसकी प्रोटेक्शन की जाती है, और प्रोटेक्शन ये है कि उसको जो है प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते जब तक कि एक सैंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से ना मिल जाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन लेना इतना आसान नहीं है किसी भी एक आम आदमी के लिए। अगर उसके खिलाफ जो है कोई बर्बरता कर दी गई है किसी आर्मी पर्सनल ने या किसी यूनिफॉर्म वाले व्यक्ति ने। तो ये है आपका आफ्स्पा के बारे में। लेकिन आफ्स्पा के रिगार्डिंग एक कमेटी है जो कि बार बार न्यूज़ में आती है, उसका नाम है BP जीवन रेड्डी कमेटी। इस कमेटी को आप याद रखें, क्योंकि ये कमेटी जो है आपका अपॉइंट की गई थी 2004 में, और 2004 में जब ये कमेटी अपॉइंट की गई थी तो इसको जो है आदेश दिए गए थे कि रिव्यू करे वो सारे प्रोविजंस इस आफ्स्पा एक्ट के अंदर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लगाए गए हैं। और कमेटी ने अपना 2005 में रिपोर्ट भी सबमिट की, और जिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये रिकमेंडेशन दी गई कि आफ्स्पा को जो है रिपील करना चाहिए और एप्रोप्रिएट प्रोविजंस जो है इंसर्ट करने चाहिए UAP एक्ट 1967 के तहत। और ये भी कहा गया कि एक ग्रीवेंस सेल जो है सेटअप किया जाए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां आर्म्ड फोर्सेस जो हैं आपका डिप्लॉय की जाती हैं। इसके अलावा इन्होंने रिकमेंडेशन में ये भी कहा गया था कि जो आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो पावर हैं उनको जो है प्रॉपर्ली डिफाइन किया जाए। वहीं इसके अलावा जो सेकंड ARC रिपोर्ट है, सेकंड ARC रिपोर्ट ने ये कहा था कि रिपील कर देना चाहिए आफ्स्पा, क्योंकि आफ्स्पा एक ड्रैकोनियन लॉ है। इसकी आज के समय में कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था उस समय, क्योंकि उस समय उन्हें जो है आपका राज करना था, कॉलोनियल और इम्पेरियलिस्ट पावर्स को जो दिखाना था कि हम जो है यहाँ पर हमेशा बने रहेंगे। लेकिन आज की डेमोक्रेसी में जो है इसका कोई काम नहीं है। तो यही है आपका आफ्स्पा के बारे में जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। BP जीवन रेड्डी को याद रखिए, और ये याद रखिए कि कौन इसको डिक्लेयर कर सकता है डिस्टर्ब्ड एरिया, या फिर कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल हुई पड़ी है। वहीं जो अगला आपका टॉपिक है वो है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी।
आपने सुना होगा कि रिसेंटली जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कुछ आपके जो रेट्स हैं वो हाइक किए हैं, और उन्हीं को रिगार्डिंग जो है ये टॉपिक आया है न्यूज़ में। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसे MPC भी कहा जाता है, इसको अमेंड किया था RBI एक्ट 1934, आप जानते हैं। इसको अमेंड करके फाइनेंस एक्ट इंडिया 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी को जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो टास्क है, वो मेन टास्क ये है कि वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशो, MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इन सब को जो है ढंग से आपका फ्रेम करे और इनके रेट्स जो है डिसाइड करे। वहीं कॉम्पोजिशन की बात करूं तो इस कॉम्पोजिशन में जो है 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 मेंबर जो हैं वो होते हैं जिन्हें नॉमिनेट करती है गवर्नमेंट, और किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को जो है नॉमिनेट नहीं किया जाता इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। इसके अलावा जो 6 में से जो 3 नॉमिनेट होते हैं, इसके अलावा 3 रह जाते हैं। ये जो 3 रह जाते हैं ये होते हैं आपके RBI से, अदर 3 फ्रॉम द RBI। कौन होंगे बाकी 3? एक तो RBI के गवर्नर ही होंगे, जो कि एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन भी होते हैं इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, और दूसरे होंगे आपके डेप्यूटी गवर्नर। वहीं तीसरे होंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं जो RBI के। तो इनको जो है आपका अपॉइंट किया जाता है, ये मिला के 6 मेंबर्स हो जाते हैं इनके। वहीं आगे चल के मैं बताता हूं कि जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है वो किस तरीके से करती है इन मेंबर्स में। तो गवर्नमेंट नॉमिनीज़ होते हैं, उसको MPC में उन्हें सेलेक्ट करती है एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, जिसे हेड करते हैं हमारे यहाँ के कैबिनेट सेक्रेटरी, और उसके मेंबर होते हैं RBI गवर्नर और इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी। और इसके अलावा 3 एक्सपर्ट्स और होते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं इकोनॉमिक्स में, बैंकिंग में या फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में। ठीक है। इसके बाद जो है जो मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, ये केवल 4 ईयर्स के लिए किए जाते हैं, और ये एलिजिबल नहीं है कि दोबारा से इनका किसी भी तरीके से कोई अपॉइंटमेंट हो। सारे डिसीजन जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में लिए जाते हैं वो मेजॉरिटी वोट से लिए जाते हैं, और हर मेंबर के पास जो है 1 वोट होता है। गवर्नर जो है इसको प्रिसाइड जरूर करते हैं, वो इसके चेयरमैन जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई वीटो पावर है। उनके पास कोई भी वीटो पावर नहीं है, और वो वोट कास्ट करेंगे जब कोई किसी तरह का टाई हो जाएगा इस वोटिंग प्रोसेस में। तो ये है आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो हैं आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं आपके ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व, स्टैट्यूटरी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। वहीं क्वालिटेटिव में आते हैं डायरेक्ट एक्शन, चेंज इन द मार्जिन मनी एंड मोरल सुएशन। तो ऐसा हो सकता है कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि कौन से जो है क्वालिटेटिव उसमें आते हैं और कौन से क्वांटिटेटिव में आते हैं, और उसमें अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाएं, और आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वालिटेटिव वालों में क्वांटिटेटिव डाल दिए जाएं और क्वांटिटेटिव के उसमें क्वालिटेटिव डाल दिए जाएं। तो ये है आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। बाकी आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोशिश होती है कि वो GDP ग्रोथ रेट को बढ़ाए, वहीं RBI का काम होता है कि वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कम रखे और सस्टेनेबल लिमिट में रखे। और इन सब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को आपका कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ताकि वो आइडियल पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स जो है बना सके, जिससे कि हेल्प हो सके इन्फ्लेशन टारगेट में कंट्री के अंदर। तो ये है आपका, और ये जो कटिंग है ये बताती है रिसेंट में क्या रेट्स बनाए हैं आपका RBI ने। 50 बेसिस पॉइंट हाइक हुआ है रेपो रेट में, और बाकी के रेट्स जो हैं आपके आप देख सकते हैं साइड में लिखे हुए हैं अगर आप जानना चाहें तो। ऑल्दो कोई भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रेट नहीं पूछता है, जो भी पूछते हैं कॉन्सेप्ट पूछते हैं, और ये पूछते हैं कि इनके मेंबर्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेके एक बहुत ही चर्चित कमेटी है जो बहुत पुरानी कमेटी है, वो हमेशा याद रखें, उसका नाम है चक्रवर्ती कमेटी। चक्रवर्ती कमेटी है जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए, जिसने आपका बहुत पहले कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। आपको बताना है कि इस कमेटी ने क्या कहा था, क्या रिकमेंडेशन दी थी, या फिर क्या था इसका मैंडेट। आप कमेंट में आप लिख कर बताइए। वहीं जो अगला वो है खबर, वो है आपकी आसाम गवर्नमेंट की लेके फॉरेन ट्रिब्यूनल्स को लेके। आसाम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक्सटेंड नहीं करेंगे फॉरेन ट्रिब्यूनल मेंबर्स के टेन्योर को। उन्होंने 200 मेंबर्स जो हैं इससे पहले अपॉइंट किए गए थे। आपको मैं बता दूं कि क्या है फॉरेन ट्रिब्यूनल्स। देखिए, ये कुछ ट्रिब्यूनल्स हैं जिनको ये दिया गया था काम कि जिन लोगों के नाम NRC, आप सबने सुना होगा NRC के बारे में, यानी कि नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स। जिन लोगों के नाम जो है अभी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में नहीं आए हैं, वो लोग जो हैं फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, और वहाँ जाने के बाद फॉरेन ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि क्या वो फॉरेनर हैं या वो इंडिया के ही मेंबर हैं। तो कम से कम जो है 19 लाख लोग हैं
जिनका नाम एनआरसी में नहीं आया है, मतलब 19 लाख लोग जो हैं जिनको फॉरेनर अभी तक बोला गया है, पुलिस ने डिटेन किया है। आसाम पुलिस बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि स्टेट पुलिस का एक विंग है, और अब मैटर जो है इनका फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में है, तब उन्हें पता लगेगा कि क्या वो फॉरेनर्स हैं या नहीं। तो क्या है फॉरेन ट्रिब्यूनल्स? मैं बता दूं कि ये एक ऐसी क्वासी जुडिशनल बॉडीज़ हैं जिनको सेटअप किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है फॉरेन ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 के तहत, और उससे पहले फॉरेनर्स एक्ट 1946 था, जिसके बेसिस पे जो है इनको इस्टेब्लिश किया जाता था। और कौन लोग जो हैं इसमें मेंबर हो सकते हैं? वो हो सकते हैं वो लोग एडवोकेट्स जिनकी 35 ईयर्स से ज़्यादा एज है और 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उन्हें प्रैक्टिस का। इसके अलावा वो रिटायर्ड जुडिशल ऑफिसर्स जो आसाम जुडिशल सर्विसेज से जो हैं आपके रिटायर्ड हुए हैं, या फिर वो रिटायर्ड आईएएस या एसीएस ऑफिसर, एसीएस ऑफिसर मतलब आसाम सिविल सर्विस ऑफिसर्स, जिनकी रैंक कम से कम एडिशनल सेक्रेटरी तक की हो और उनके पास एक्सपीरियंस हो क्वासी जुडिशल वर्क्स का। इसके अलावा एक और चीज़ इसके अंदर है, वो ये है कि कोई ये जो मेंबर्स हैं इनके अंदर एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए आसाम की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, जिसमें आती है आसामीज़, बंगाली, बोडो और इंग्लिश। ये भी लैंग्वेज इनको आनी बहुत ज़रूरी है अगर वो इस ट्रिब्यूनल के मेंबर हैं तो। इसके अलावा कौन सेटअप कर सकता है इन ट्रिब्यूनल्स को? देखिए, पहले तो जो पावर थी वो सिर्फ सेंटर के पास थी कि कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा इस ट्रिब्यूनल को, लेकिन अब रिसेंटली आप जानते हैं 2019 में ऑर्डर अमेंड किया है, जब से एनआरसी हुई है उसके बाद कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स है जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में, वो इस तरह की ट्रिब्यूनल्स जो हैं सेटअप कर सकते हैं, और वहाँ से पुलिस जो है देखेगी कि कौन जो है आपका प्रिलिमिनरी जांच में पाएगी कि अगर वो बाहर का है तो उसके बाद उसका मैटर जो है फॉरेनर ट्रिब्यूनल में जाएगा। अब पहले केवल और केवल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास अधिकार था कि वो ट्रिब्यूनल के में जाएगी अगेंस्ट द सस्पेक्ट, लेकिन अब इंडिविजुअल खुद जाएगा फॉरेन ट्रिब्यूनल में अपने केस को लेके, वहाँ पैरवी करेगा, वकील रखेगा अपना, और उसके बेसिस पे फाइनली डिसाइड होगा कि वो एनआरसी में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। अगर वो एनआरसी में आपका नहीं आता है तो फिर उसे जो है मूव आउट कर दिया जाएगा डिटेन सेंटर में, या फिर आपका उसे देश निकाला दिया जाएगा। बॉर्डर पे उनके कुछ डिटेनिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे और उन्हीं में उनको रखा जाएगा और उन्हें फॉरेनर का तगबा भी दिया जाएगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रीलिम्स के रिगार्डिंग लास्ट 2 दिनों के। इसी तरह के रोज़ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को, फैक्ट्स को जानने के लिए और देखने के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इनपुट्स अपने देते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।